गुड इवनिंग। मैं सीमा त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने हूँ स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक लेकर के। पिछली क्लास में हम लोगों ने केंद्रीय वृत्ति की मापों के अंतर्गत मध्यमान की चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से असमूहीकृत एवं समूहीकृत प्रदत्तों के मध्यमान की गणना की जाती है। बहुत जल्दी से एक फ्लैशबैक करते हैं हम लोग उन सारी विधियों का जिनकी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो मैंने दो विधियों की चर्चा की थी मध्यमान की गणना करने के लिए। पहला तब जब हमारे पास असमूहीकृत प्रदत्त हो, असमूहीकृत प्रदत्त या अनग्रुप्ड डेटा की स्थिति में मध्यमान की गणना के लिए हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। समूह में जितने लोग हैं उसको n कह रहे हैं हम, और समेशन x प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त जो प्राप्तांक है उन प्राप्तांकों का कुल योग समेशन x कहलाता है। तो समेशन x बाई n करके अनग्रुप्ड डेटा में हमको मध्यमान प्राप्त हो जाता है। जब हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता है तो ऐसी स्थिति में मध्यमान की गणना करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ये दो विधियां हैं लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस लॉन्ग मेथड की चर्चा की थी कि लॉन्ग मेथड से किस तरह से मध्यमान की गणना की जाएगी। और अगर आपको याद होगा तो लॉन्ग मेथड से मध्यमान निकालने का जो फॉर्मूला, जो सूत्र है वो है m इज इक्वल टू समेशन f x अपॉन n, जहाँ समेशन कुल योग है, x किसी भी वर्ग अंतराल की आवृत्ति है f और x उस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है। तो लॉन्ग मेथड या दीर्घ विधि से मध्यमान की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। उसके बाद उस मध्य बिंदु को उस वर्ग अंतराल की आवृत्ति से गुणा कर देते हैं और प्राप्त गुणनफल का कुल योग निकाल के उसको n या आवृत्तियों की कुल संख्या से भाग दे देते हैं। इस तरह से हमको लॉन्ग मेथड से मध्यमान प्राप्त हो जाता है। लॉन्ग मेथड से मध्यमान की कुछ समस्याएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस विधि की कुछ कमियां हैं। पहली कमी क्या है, आप देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आवृत्तियों को मध्य बिंदु से गुणा कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आवृत्ति भी बहुत, किसी भी वर्ग अंतराल की आवृत्ति बहुत ज़्यादा, और अगर वर्ग अंतराल का आकार भी बड़ा है तो उसका मध्य बिंदु भी बड़ा होगा। तो ऐसे में गणनाएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे अगर हमारे किसी वर्ग अंतराल की आवृत्ति या f16 है और उस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु 93 है, तो आप देखिए 16 गुणे 93 करना पड़ेगा हमको। और इस तरह की बहुत सारी गणनाएं करनी पड़ेंगी। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी गणनाएं करनी पड़ती हैं, उस गणना में कई बार त्रुटि की संभावना होती है। गणना में हम कई बार त्रुटि कर जाते हैं। तो ये एक कमी है लॉन्ग मेथड की कि चूंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं करनी पड़ती हैं तो त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी कमी जो इसी कमी से संबंधित है, जब हम बड़ी बड़ी गणनाएं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है समय भी ज़्यादा लगेगा। तो लॉन्ग मेथड में स्टेप्स कम होते हैं। आप देख रहे हैं सिर्फ 3 चरण हैं। हमने क्या किया, पहले x निकाला, फिर f इंटू x किया, उसका समेशन किया और उसको n से भाग दे दिया। लेकिन गणनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इस वजह से कई बार लॉन्ग मेथड बहुत प्रेफरेबल मेथड नहीं होता है मध्यमान की गणना करने के लिए। लॉन्ग मेथड की इन्हीं दो कमियों को दूर करता है दूसरा जो मेथड है, दूसरी जो विधि है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से मध्यमान की गणना किस तरह से की जाएगी उसकी चर्चा मैं आज अपने इस लेक्चर में करने वाली हूँ। तो शॉर्ट मेथड से मध्यमान की
गणना के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सूत्र या फॉर्मूला की, कि सूत्र क्या है शॉर्ट मेथड से मध्यमान की गणना का। लॉन्ग मेथड से मध्यमान की गणना का सूत्र क्या है? समेशन fx इंटू डिवाइडेड बाई n। शॉर्ट मेथड से मध्यमान की गणना का जो सूत्र है वो थोड़ा अलग है। ये सूत्र है m इज इक्वल टू ए एम प्लस समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई। अब आप देखिए यहाँ हमने जो कुछ सिंबल्स यूज़ किए हैं उसमें पहला है ए एम, दूसरा जो इससे भिन्न है वो है, यहाँ हमने कैपिटल एक्स की बात की थी, यहाँ हमने एक्स स्मॉल एक्स डैश की बात की है, और तीसरा जो सिंबल हमने यूज़ किया है वो है आई, जो इस पहले सूत्र में नहीं है। ये सिंबल्स क्या हैं? शुरू करते हैं ए एम से। ए एम का मतलब है एज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान। एज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान उस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होता है जो वर्ग अंतराल या तो बिल्कुल बीच में हो या जिस वर्ग अंतराल की आवृत्ति f सबसे अधिक हो। एज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान उस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु जो वर्ग अंतरालों में मध्य में आता हो या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, उसके उस वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को हम अज्यूम्ड मीन कहते हैं। f आप जान ही रहे हैं, किसी भी क्लास इंटरवल की जो आवृत्ति होती है उसको हम f कहते हैं। x डैश यहाँ क्या है? x डैश, x किसी भी क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु कहलाता है। x डैश क्या है? किसी भी वर्ग अंतराल की अज्यूम्ड मीन वाले वर्ग अंतराल से जो दूरी होती है वही x डैश कहलाती है। किसी भी वर्ग अंतराल की अज्यूम्ड मीन वाले वर्ग अंतराल से जो दूरी होती है उसको x डैश कहा जाता है। ठीक है, मतलब x डैश क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ एनी क्लास इंटरवल फ्रॉम द क्लास इंटरवल कंटेनिंग अज्यूम्ड मीन। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो x डैश क्या है? वर्ग, किसी भी वर्ग अंतराल का डेविएशन है किससे? अज्यूम्ड मीन वाले वर्ग अंतराल से। किसी भी वर्ग अंतराल का डेविएशन या दूरी अज्यूम्ड मीन वाले वर्ग अंतराल से। ठीक है, अगली चीज है इसमें आई। आई क्या है? आई साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। मतलब वर्ग अंतराल का जो आकार है उसको ही हम आई कहते हैं। वर्ग अंतराल का आकार मतलब किसी भी वर्ग अंतराल का फैलाव या प्रसार कितना है। किसी भी वर्ग अंतराल का फैलाव या प्रसार मतलब अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच में कितनी दूरी है, उसको आई कहा जाता है। अब सूत्र की तो बात हम लोगों ने कर ली, अब इस सूत्र की सहायता से मध्यमान की गणना कैसे करेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक काल्पनिक डेटा मैं आपके सामने यहाँ लिख रही हूँ। मान लीजिए हमारे पास जो प्रदत्त है उस प्रदत्त में प्राप्तांकों का प्रसार 22 से लेकर के और 53 तक है। 22 से लेकर के 53 तक है, तो उस आधार पर हम लोग 21 से लेकर के और 55 तक के क्लास इंटरवल की बात करते हैं।
लीजिए ये 7 क्लास इंटरवल्स हैं और इनकी आवृत्तियाँ क्रमशः इस प्रकार हैं। अब हमको इस प्रदत्त के मध्यमान की गणना करनी है यूजिंग द शॉर्ट मेथड। लघु विधि का प्रयोग करते हुए इस प्रदत्त के मध्यमान की गणना करनी है। कैसे करेंगे? पहले हम लोग यहाँ सूत्र लिख लेते हैं। मध्यमान का सूत्र शॉर्ट मेथड से क्या है? m इज इक्वल टू ए एम प्लस समेशन एफ एक्स डैश बाई एन इंटू आई। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अज्यूम्ड मीन क्या है? अज्यूम्ड मीन उस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु जिस वर्ग अंतराल की आवृत्ति सबसे अधिक हो या जो वर्ग अंतराल बीच में आ रहा हो, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो 36 से 40 वाला वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल की आवृत्ति आप देखिए सबसे अधिक है 11। तो हम ये मान लेते हैं कि शायद हमारा मध्यमान इसी वर्ग अंतराल में पाया जा रहा हो। हम ये मान ले रहे हैं क्योंकि इस वर्ग अंतराल की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि शायद हमारा मध्यमान इसी वर्ग अंतराल में पाया जाएगा। अब क्या करना है? मध्य बिंदु की गणना करनी है। इन सभी वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु की हमको गणना करनी है। तो सबसे पहले आप सभी वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु की गणना कर लीजिए। मध्य बिंदु की गणना कैसे की जाएगी, इसकी चर्चा पिछली क्लास में मैं कर चुकी हूँ। मध्य बिंदु निकालने के लिए न्यूनतम मूल्य प्लस अधिकतम मूल्य डिवाइडेड बाई 2 ये किया जाता है, तो हमको वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। किसी भी वर्ग अंतराल का जो न्यूनतम मूल्य है प्लस उस वर्ग अंतराल का अधिकतम मूल्य डिवाइडेड बाई 2, ये करने से हमको उस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा मध्यमान इस वाले वर्ग अंतराल में कहीं पाया जाएगा। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज है x डैश। अगली हमको जो गणना करनी है वो है स्मॉल x डैश की। स्मॉल x डैश कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया था स्मॉल x डैश मतलब कल्पित मध्यमान वाले वर्ग अंतराल से किसी भी वर्ग अंतराल की जो दूरी होती है वो दूरी ही x डैश कहलाती है। किसी भी वर्ग अंतराल की कल्पित मध्यमान वाले वर्ग अंतराल से जो दूरी होती है वो x डैश कहलाती है। तो अब आप देखिए ये जो वर्ग अंतराल है 36 से लेकर 40 तक, हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसी वर्ग अंतराल में कहीं हमारा मध्यमान पाया जा रहा है। तो ये वो वर्ग अंतराल है जिसमें मध्यमान पाया जा रहा है। तो इस वर्ग अंतराल की दूरी अन्य सभी वर्ग अंतरालों से, इसकी स्वयं की दूरी स्वयं से 0 होगी। इस वर्ग अंतराल का x डैश कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम इसी वर्ग अंतराल से दूरी देख रहे हैं। ठीक है, ये वर्ग अंतराल 41 से लेकर के 45 वाला जो वर्ग अंतराल है वो इस वर्ग अंतराल से सिर्फ एक बिंदु दूर है। ठीक इसके ऊपर का वर्ग अंतराल है, इसके ठीक ऊपर का वर्ग अंतराल है। तो इसकी दूरी इस वर्ग अंतराल से कितनी हुई? एक बिंदु। और ये वर्ग अंतराल इससे बड़ा है, मतलब इस वर्ग अंतराल का जो मूल्य है वो इस वर्ग अंतराल के मूल्य से बड़ा है। इसमें 36 से लेकर 40 तक के प्राप्तांकों को रखा गया है और इस वर्ग अंतराल में 41 से लेकर के 45 तक के प्राप्तांकों को रखा गया है। इसमें 36 से 40 तक के प्राप्तांकों को रखा गया है और इसमें 41 से लेकर 45 तक के प्राप्तांकों को रखा गया है। ये वर्ग अंतराल इस वर्ग अंतराल से एक बिंदु ऊपर है और इसमें प्राप्तांक अधिक या बड़े हैं। तो इसका x डैश कितना होगा? 1 + 1। ठीक, अब
ऊपर बढ़ते हैं, 46 से लेकर 50 तक का जो वर्ग अंतराल है, ये इस वर्ग अंतराल से 2 बिंदु दूर है, 1 2, तो इसका डिवीजन कितना होगा 2, और यहाँ साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ भी जो प्राप्तांक हैं वो इस वर्ग अंतराल के प्राप्तांक से अधिक है। इस प्राप्तांक के लिए x डैश कितना होगा +3, 1 2 3। नीचे की तरफ चलते हैं, 36 से लेकर 40 के ठीक नीचे का जो वर्ग अंतराल है उसका मूल्य है 31 से लेकर, उसका प्रसार है 31 से लेकर के 35 तक का। ये वर्ग अंतराल इस कल्पित मध्यमान वाले वर्ग अंतराल से एक बिंदु नीचे है, तो इसका x डैश होगा -1। 26 से लेकर 30 2 बिंदु नीचे है, -2, ये हुआ -3। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अज्यूम्ड मीन निकाला, कल्पित मध्यमान निकाला। कल्पित मध्यमान उस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु जो बीच में पाया जाए या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस कल्पित मध्यमान वाले वर्ग अंतराल से अन्य वर्ग अंतरालों की दूरी की गणना कर ली। कल्पित मध्यमान वाले वर्ग अंतराल से जो ऊपर के मध्यमान हैं या जिनमें प्राप्तांकों का मूल्य कल्पित मध्यमान वाले प्राप्तांकों से अधिक है उनको प्लस, और जिनमें कम है उनको हमने माइनस चिन्ह दिया। अब इस सूत्र में अगला स्टेप क्या है, f इंटू एक्स। तो हमको अगली गणना क्या करनी है, f इंटू एक्स डैश निकालना है। अब आप देखिए कितना मल्टीप्लिकेशन यहाँ कितना छोटा छोटा है। इस वर्ग अंतराल की आवृत्ति है 3, f 3 है और x डैश कितना है +3 है। ये 3 है और ये +3 है, ठीक है। तो अब गुणा करना कितना आसान है, 3 3 = 9 और साइन क्या लगेगा प्लस, 5 और 2 5 2 = 10, 6 और 1 6 1 = 6। अब नीचे आते हैं, इस वर्ग अंतराल की आवृत्ति है 8, तो 8 गुणे -1 कितना होगा -8, 4 इंटू -2 ये भी हुआ आपका -8, और ये 3 इंटू -3 मतलब -9। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है समेशन। अभी हमने x डैश निकाला, अब हमको इन सभी x डैश को टोटल करके समेशन fx डैश निकालना है। समेशन करने के लिए, योग करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी आप प्लस वालों को टोटल कर लीजिए और सभी माइनस वालों को टोटल कर लीजिए। जो ज़्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा के ज़्यादा वाले का चिन्ह लगा देना है। सभी प्लस को टोटल कर लीजिए, सभी माइनस को टोटल कर लीजिए। उसके बाद इनमें से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा के जो बड़ा है उसका ही चिन्ह लगा देना है। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे। 9 + 10 19, 19 + 6 25, तो यहाँ हुआ आपका +25। +25 हुआ आपका इसका टोटल। अब हम क्या करेंगे, हम माइनस वाले का टोटल करेंगे। माइनस वाले का टोटल करिए, 8 8 16 और 16 9 25, दोनों ही मूल्य बराबर है। ये +25 है और ये -25 है। समेशन fx डैश करने के लिए हमको क्या करना है, +25 -25 कितना हुआ 0 हुआ। ठीक है, इत्तेफाक की बात है, ऐसा डेटा मैंने लिया है कि ये मूल्य 0 हो गया है। कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेके फिर हम लोग दूसरी चर्चा भी कर लेंगे। अब क्या करना है, अब इस मूल्य, इन सारे मूल्यों को, अच्छा आई रह गया, आई की गणना कैसे करेंगे। यहाँ am है आपका, मैंने बताया था कल्पित मध्यमान,
उस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु जो बीच में पाया जाए। तो AM है आपका 38, समेशन fx डैश है 0, n है, n कितना है, ये सभी आवृत्तियों का टोटल n है, n कितना है 5 3 8, 8 और 6 12 प्लस 5 3 8, 8 और 6 14, 14 और 11 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3, ये हुआ आपका 40। तो आपका n हुआ 40, सभी आवृत्तियों का टोटल n कितना है 40 है। आई की गणना कैसे करेंगे हम? आई मैंने आपको बताया क्लास इंटरवल का साइज, मतलब कितने प्राप्तांक किसी भी क्लास इंटरवल में लिए गए हैं उसकी संख्या को हम आई या साइज ऑफ क्लास इंटरवल कहते हैं। जैसे ये जो पहला प्राप्तांक है इसमें न्यूनतम मूल्य 51 और अधिकतम मूल्य 55 है। कितनी आवृत्तियां हैं इसमें, कितने प्राप्तांक हैं इसमें? 5 प्राप्तांक, 51, 52, 53, 54, 55। आप देखिए इसके जो क्लास इंटरवल का साइज है वो कितना है 5 है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 प्राप्तांकों को कवर किया गया है। 46 से 50 भी आप देखिए, 46, 47, 48, 49 और 50, 5। तो प्रत्येक क्लास इंटरवल का जो साइज है या क्लास इंटरवल का जो प्रसार है, क्लास इंटरवल का प्रसार, किसी भी क्लास इंटरवल का प्रसार वो कितना होता है? न्यूनतम मूल्य से लेकर के अधिकतम मूल्य के बीच जितने प्राप्तांक आ रहे हों वो उसका प्रसार होता है। तो कितना है किसी भी क्लास इंटरवल का प्रसार? यहाँ पे 5 है। तो i इज इक्वल टू क्या हुआ? i इज इक्वल टू हुआ आपका 5। ठीक है, अब इन सारे मूल्य को हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारा मध्यमान क्या हुआ? AM कितना है 38 है, प्लस समेशन fx कितना है 0 है, अपॉन n 40 इंटू i 5। अब आप देखिए जब चूंकि समेशन fx 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा मूल्य भी 0 हो गया। तो हमारा मध्यमान कितना होगा 38। ठीक है, ठीक है। हमारे ये जो प्रदत्त हमने लिया था इस प्रदत्त का मध्यमान कितना प्राप्त हुआ 38। एक और उदाहरण लेकर के मैं फिर से आपको बता देती हूँ गणना कैसे की जाएगी। एक और उदाहरण लेकर के मान लीजिए क्लास इंटरवल्स हमारे कुछ इस तरह से हैं। पाँच से लेकर के और 54 तक फैला हुआ है हमारा क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल है। आवृत्तियाँ कुछ— मान लेते हैं
ये हमारे पास एक कल्पित प्रदत्त है और एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से हम शॉर्ट मेथड की सहायता से इस कल्पित प्रदत्त का के मध्यमान की गणना करेंगे। चरण, इसमें स्टेप्स कई हैं। एक चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये है, देखिए कि जब हम लॉन्ग मेथड से मध्यमान की गणना करने की बात करते हैं तो वहाँ स्टेप्स बहुत कम हैं। सीधे सीधे हम x निकालते हैं, f इंटू एक्स करते हैं और fx का समेशन करके n से उसको भाग दे देते हैं, पर यहाँ स्टेप्स थोड़े बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु की गणना करेंगे, जो कि हम लॉन्ग मेथड में भी करते हैं। ठीक है, यहाँ ये वाला जो वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल की आवृत्ति सबसे अधिक है 6। तो हम यहाँ ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा मध्यमान इसी क्लास इंटरवल में कहीं पाया जाएगा और इस क्लास इंटरवल का जो मध्य बिंदु होगा वही हमारा अज्यूम्ड मीन या एम होगा। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 से 34 वाला जो वर्ग अंतराल है, इसी वर्ग अंतराल में कहीं हमारा मध्यमान पाया जा रहा है, क्योंकि इस वर्ग अंतराल की आवृत्ति सबसे अधिक है। ठीक, तो इस वर्ग अंतराल का x डैश कितना हुआ, 0 हुआ। अब हम बाकी वर्ग अंतरालों का x डैश निकाल लेंगे। +1, +2, +3, +4 किसी भी वर्ग अंतराल की कल्पित मध्यमान वाले वर्ग अंतराल से दूरी x डैश कहलाती है। ठीक है, ये -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, x डैश की गणना कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम f इंटू एक्स डैश की गणना करेंगे। f इंटू एक्स डैश, ये हुआ +4, 3 2 ज़ा 6, +6, 3 2 ज़ा 6, +6 और 4 1 ज़ा 4, +4। इसी तरह नीचे 4 इंटू -1, -4, 4 इंटू -2, -8, 3 इंटू -3, -9, फिर ये -8 और ये -5। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था इन सभी का टोटल, सभी प्लस वाले fx डैश का टोटल और सभी माइनस वाले fx डैश का टोटल। ये कितना हुआ, 6 6 12, 12 4 16 और 16 4 20, ये हुआ +20। इसी तरह से अब हम इसका भी टोटल कर लेंगे। 8 4 12, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 और 5 34, -34, +20 और -34, ये हमारा दोनों का अलग अलग टोटल आया। अब समेशन fx डैश निकालने के लिए अधिक वाले में से कम वाले को हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो -34 + 20, ये हुआ आपका -14। समेशन fx डैश कितना मिला, -14, क्योंकि 34 बड़ा है और उसका साइन माइनस में है, इसलिए हम यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा रहे हैं। समेशन fx डैश हमको मिला -14। अज्यूम्ड मीन या am कितना है, इस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, 30 से 34 वाला जो वर्ग अंतराल है उसका मध्य बिंदु, तो ये होगा आपका 32। 30 + 34 ÷ 2 कितना होगा, 32। आई कितना है,
50 से 54, 50, 51, 52, 53, 54, कितना हुआ आई 5। और n, n का मतलब क्या है, इन सब का योग। ये जो सभी वर्गंतराल है, इन वर्गंतरालों ये सभी जो आवृत्तियां, इन आवृत्तियों का योग ही n होता है। कितना होगा, 1 2 3 4 6 4 10 10 6 16 16 4 20 20 24 27 30, यहाँ आपका n है 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब इन सभी मूल्यों को सूत्र में रखते हैं। तो m क्या हुआ, am यानी कि 32 प्लस समेशन एफ एक्स डैश कितना है -14, -14 बटा 30 गुणे n कितना है, गुणे i कितना है 5। मीन इज इक्वल टू क्या हुआ, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ एक्स डैश अपॉन n इंटू आई, तो 32 प्लस -14 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 5। ये हुआ हमारा मीन या लघु विधि से मध्यमान। यहाँ नीचे जगह नहीं बची है, तो मैं यहाँ साइड में लिखती हूँ गणना करके। क्या है, ये है 32 प्लस -14 बटा 30 गुणे 5, तो ये हो गया 32 प्लस 5 5 6 30, 14 बटा 6 यानी कि 7 बटा 3 -7/3 या 32 माइनस 7 बटा 3, 32 माइनस 7 बटा 3, 7 बटा 3 का मतलब हुआ आपका 2.3 के आसपास, कुछ ऐसे ही। तो 32 में से हम 7 बटा 3 यानी या दूसरे शब्दों में हम कहें 2.33 को हम घटा देंगे। 32 में से 2.33 को हम जब घटा देंगे तो हमको इस प्रदत्त का मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी आपकी 29.67। तो अब आप देखिए, ये जो प्रदत्त जो काल्पनिक प्रदत्त मैंने लिया था, इस काल्पनिक प्रदत्त का मध्यमान हमें प्राप्त हुआ है 29.67। लघु विधि या दीर्घ विधि, दोनों में से किसी का भी हम उपयोग करें, मध्यमान हमको सेम ही मिलेगा। आप अगर चाहें तो किसी भी एक प्रदत्त पर दोनों विधियों की सहायता से मध्यमान की गणना करके देख सकते हैं। मध्यमान का मूल्य हमेशा एक जैसा ही मिलेगा, पर आप देख सकते हैं कि इस विधि में गणनाएं बहुत छोटी छोटी हमको करनी है। पर जो चीज़ें ध्यान में रखने की है, इस विधि से मध्यमान की गणना करते समय जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, उसमें से पहली बात यह है कि अज्यूम्ड मीन किस वर्गंतराल में पाया जाएगा। अज्यूम्ड मीन उस वर्गंतराल में पाया जाएगा जो या तो एकदम बीच में हो या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स की संख्या इवन में है, सम में है, तब तो कोई क्लास इंटरवल बीच में नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हम करेंगे कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है उस क्लास इंटरवल को हम अज्यूम्ड मीन का क्लास इंटरवल मान लें। अब मान लें कि बीच के दोनों क्लास इंटरवल्स की आवृत्ति बिल्कुल बराबर है। जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में आप देखिए क्लास इंटरवल्स की जो संख्या है, ये संख्या सम में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लास इंटरवल्स हैं। तो हम इसमें से बीच के दोनों क्लास इंटरवल्स, पांचवा और छठा, इन दोनों वर्ग अंतरालों में से किसी भी वर्ग अंतराल को अज्यूम्ड मीन का वर्ग अंतराल मान सकते थे। इन दोनों वर्ग अंतरालों में से किसी भी वर्ग अंतराल को हम अज्यूम्ड मीन का वर्ग अंतराल मान सकते थे, क्योंकि दोनों वर्ग अंतराल बिल्कुल बीच में हैं। पर मैंने इस वर्ग अंतराल को इसलिए माना
कल्पित मध्यमान, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। इस पूरे प्रदत्त में ये जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल की आवृत्ति चूंकि सबसे अधिक है, इसलिए मैंने ये माना कि शायद हमारा मध्यमान इसी वर्ग अंतराल में पाया जाएगा। अब अगर इन दोनों वर्ग अंतरालों की आवृत्ति बिल्कुल बराबर होती, ये भी 6 होता और ये भी 6 होता, तब हम क्या करते? अगर दोनों 6 होता तो उस दशा में हम क्या करते? उस दशा में दोनों में से किसी को भी कल्पित मध्यमान का वर्ग अंतराल माना जा सकता था, इसको भी और इसको भी, किसी को भी कल्पित मध्यमान का वर्ग अंतराल माना जा सकता था और मान के आगे की गणनाएं की जा सकती थी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस विधि में है वो ये कि हम किस वर्ग अंतराल को कल्पित मध्यमान का वर्ग अंतराल माने, इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि जब हम x डैश की गणना कर रहे हैं, x डैश की गणना करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस वर्ग अंतराल में कल्पित मध्यमान है उस वर्ग अंतराल से अधिक मूल्य वाले वर्ग अंतरालों को प्लस देंगे और कम मूल्य वाले वर्ग अंतरालों को हम माइनस का साइन देंगे। ऊपर के वर्ग अंतराल प्लस और नीचे के वर्ग अंतराल माइनस, ये बात इसलिए हमेशा लागू नहीं होती है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वर्ग अंतरालों को घटते हुए क्रम में ही व्यवस्थित करें। कभी कभी वर्ग अंतराल बढ़ते हुए क्रम में भी व्यवस्थित किए जाते हैं। मतलब हम ऊपर से शुरू करें, 0 से 5, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, हम इस तरह से भी इस वर्ग अंतराल को लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल को बढ़ते हुए या घटते हुए दोनों में से किसी भी क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसलिए कल्पित वर्ग अंतराल से ऊपर के वर्ग अंतरालों को प्लस और नीचे के वर्ग अंतरालों को माइनस दे देना है, ये नहीं करना है। करना ये है कि वो वर्ग अंतराल जिनका मूल्य, जिनमें प्राप्तांकों का मूल्य कल्पित मध्यमान से अधिक है, उनमें प्लस का साइन देना है और जिनमें कम है उनको माइनस का साइन देना है। तीसरी चीज़, जब हम समेशन fx डैश निकाल रहे होते हैं, समेशन fx डैश निकालते समय भी आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ हमको चिन्ह नहीं छोड़ने हैं। सारा fx डैश पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक हम टोटल करते चले जाएंगे, ऐसा हमको नहीं करना है। हमको योग हमेशा चिन्हों के साथ करना है। जब भी हम योग करेंगे fx डैश का तो हमको ये योग चिन्हों के साथ ही करना है। चिन्ह को हमको नहीं छोड़ना है, चिन्ह को हमको आखिरी तक नहीं छोड़ना है, वहाँ तक हमको इसका लास्ट तक हमको चिन्ह का ध्यान रखना है। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए शॉर्ट विधि से मध्यमान की गणना करते समय। बाकी ये विधि इतनी सरल है कि इसमें मध्यमान निकालने में बहुत ज़्यादा गणनाएं नहीं करनी पड़ती हैं और त्रुटियों की संभावना अमूमन बहुत कम होती है। आशा करती हूँ कि मेरे इन 2 क्लास के बाद आपको मध्यमान की गणना करने का तरीका समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि केंद्रीय वृत्ति की जो दूसरी माप है, मीडियन या मध्याह्न, उसकी गणना कैसे की जाती है। धन्यवाद।